नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में। बी वेल्दी का ये लाइव सेशन जहां पर हम आपके म्यूचुअल फंड से के निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमेशा आमतौर पर इस सेशन में हमारे साथ एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जुड़ते हैं जो मेरी मदद करते हैं आपके सवालों के जवाब देने में। तो शुरू करने के पहले अगर आप जुड़ गए हैं हमारे साथ तो प्लीज एक थम्स अप देके मुझे बता दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो सही तरीके से आ रहा है या नहीं। और जैसे ही मुझे ये दिख जाएगा वैसे ही हम ये शुरू करेंगे सेशन। चलिए, यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सेशन में फिनफिक्स एंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर प्रावलीन वाजपेयी। इस नाम से आप एकदम वाकिफ हैं, इनको इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो वक्त जाया नहीं करते हैं और क्विकली यहाँ पर प्रावलीन को ऐड कर लेते हैं और अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। हाय प्रावलीन। हाय मुझे हाय हमेशा स्वाति। मुझे ये लगता है कि अरे यार एक और लाइव सेशन फिर से नो सवाल नो। के जवाब। सी मैं इस बार शुरू से एकदम एंथुजियास्टिक हूँ। हाउ आर चलिए, यू? कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन राइट। प्रावलीन क्विकली। पहला सवाल है चेतन चक्रवर्ती जी का, अहमदाबाद से हैं। उम्र है 40 साल। अच्छा, मैं सर्दी जैसी क्यों फील हो रही लगिएगा एक। तो इनका बेसिकली एक पीपीएफ अकाउंट है एक बैंक में 10 साल से। इनकी शरीके हयात, इनकी बीवी का भी पीपीएफ अकाउंट है 10 साल से। दो बेटियां हैं, 7 साल की और 4 साल की। तो अब 3 साल पहले इन्होंने अपने बच्चों के लिए भी एक पीपीएफ अकाउंट दोनों के लिए खुलवा लिया और उसमें पैसे डिपॉजिट कर दिए 75,000 ईच। मतलब दो बेटियों के नाम पे अलग अलग पीपीएफ अकाउंट खुला और दोनों में 75,000। इनको बाद में पता चला कि आप अगर माइनर के नाम पर भी खुलवाते हैं पीपीएफ अकाउंट तो भी जो लिमिट है वो 1.5 लाख की रहेगी। आप ऐसा नहीं है कि सब में 1.5 लाख डाल देंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। अब लेकिन डाल दिया था उन्होंने ऑलरेडी पैसा, तो अब इनको ये लग रहा है कि जो ये पैसा डाला हुआ है उस पे कोई पेनल्टी या कोई जुर्माना तो नहीं लगेगा। ओके। ऐसा नहीं है स्वाति, बिकॉज 2019 में एक रेगुलेशन आई थी सी, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स होती हैं इनकी थोड़ी सी पेचीदा होती हैं यूजुअली। रेगुलेशंस 2019 में एक रेगुलेशन आई थी जहां पे उन्होंने बोला है कि एक पर्सन का, सबसे पहले हम एज एन इंडिविजुअल बात करते हैं कि हम्म। आपका एक ही पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने 3 जगह पे अपना भी खोल रखा है और चाहे आप क्यूमुलेटिवली 1.5 लाख डाल रहे हो, आपने 50 एक में डाल दिया, 25 एक में डाल दिया, बाकी आपने 75 एक में डाल दिया, तो भी आपको आइडियली एक ही रन करना है और आपको एक एप्लीकेशन दे के आपको उनको मर्ज करना है। ओके। अगर ये चीज ऐसे थी, सपोज करिए कि फॉर एन इंडिविजुअल मैं बता रही हूँ कि उन्होंने 2015 में एक खोला और फिर एक 2021 में खोल लिया, तो हम्म। क्या होगा, जो क्योंकि 19 के बाद उनने खोला है तो 21 वाले पे बिना इंटरेस्ट के वो अकाउंट बेसिकली क्लोज होगा। ओके। एंड अगर सो अल्टीमेटली फॉर एन और इंडिविजुअल आई मर्ज गेस कैन। यहाँ पे ना शायद नेटवर्क चला गया था, जरा वापस से आएंगे जहां पर आप बोल रहे हैं कि 2019 के बाद की जो बात हाँ, की। मैं एक एग्जांपल बेसिकली दे हाँ। रही हूँ स्वाति, कि अगर हम बोले कि एक पर्सन ने 2015 में एक अकाउंट खोला और फिर हम्म। लेट्स से 2020 में एक अकाउंट खोल लिया, तो हम्म। ऐसे केस में दोनों अकाउंट मर्ज नहीं होंगे। हम्म। जो उनका 2020 वाला अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा अच्छा। ओके। बेसिकली। ओके। राइट, उसका मतलब वो नल हो जाएगा एक तरीके से। हम्म। और अगर एक 2015 में खोला था और एक 2000 लेट से 18 में खोला था, तो फिर वो दोनों मर्ज हो जाएंगे बिकॉज ओके। उस रेगुलेशन से पहले का ये सारा कुछ है। सो जहां तक बच्चों का सवाल है, वो भी क्योंकि आप ही के सॉर्ट ऑफ पैन का हिस्सा होते हैं जब तक वो बच्चे 18 साल नहीं हो जाते। सपोज मैंने अपनी बेटी के लिए डाला है तो वो मेरे अंडर अगर है एज अ गार्जियन, तो हम्म। वो मेरे ही उसका पार्ट हो जाता है। तो यानी कि हमें क्यूमुलेटिवली एक तो 1.5 लाख की लिमिट रखनी है। सो करेक्ट। ये ऐसा कर सकते हैं, अगर इनका एक अकाउंट है उसमें आप 75 डाल लो, आप दूसरे में बच्चे के लिए 75 डाल लो। हम्म। बट मुझे लगता है फ्रॉम टू थिंग्स,
सबसे पहली बात कि जितने आप फाइनेंशियल एसेट्स फैलाएं उसका नुकसान होता है। तो मुझे हम्म लगता है इनको जो भी इनका खुद का ओल्डेस्ट पीपीएफ अकाउंट है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। उसमें कंपाउंडिंग ऑलरेडी चली रही है, उसी में अपना पूरा 1.5 लाख डालें। हम्म और इनकी डॉटर्स हैं तो उनके लिए अगर इनको गवर्नमेंट स्कीम में करनी है तो सुकन्या समृद्धि को देख सकते हैं। हम्म एंड इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है स्वाति कि अगर हम 15 साल का पीरियड लें, अगर ये ऑलरेडी एक फिक्स्ड इनकम एसेट कर रहे हैं हम्म और 7% के रिटर्न पे हम करीबन 40 एंड हाफ लाख जमा कर लेते हैं 15 साल में। अगर हम्म सेम चीज ये लेट से बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड्स में कर दें तो 11% के रिटर्न पे भी करीबन 65 लाख जमा कर पाएंगे सेम 15 साल में। तो थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। हम्म ये इस assumption पे मैं बोल रही हूँ कि उनके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स अगर नहीं है। ओके ऑलराइट। तो मोटे तौर पे बेसिकली कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस पे। इंटरेस्ट नहीं मिलता एज सुन एज दे फाइंड आउट, बिकॉज ये या बहुत सारे लोगों के साथ है कि बच्चों के लिए भी खोल दिया, खुद के लिए भी। तो हम्म जैसे जैसे चीजें डिजिटलाइज हो रही है ना, ये सामने आ रही हैं चीजें, तो हम्म वहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके। अगला सवाल है चेतन कुमार। अच्छा, दो दो चेतन आज हमारे साथ हैं। ओके, चेतन जी का ही सवाल है। एसबीआई स्मॉल कैप में 4,000 का निवेश है, एसबीआई फोकस में 1,000 का, एसबीआई ब्लू चिप में 1,000 का, कोटक इमर्जिंग में 2,500, कोटक फ्लेक्सी में 3,600, मेरे टैक्स में 2,000, मेरे इमर्जिंग में 1,800, एक्सिस ईएलएसएस में 1,500 और पराग पारिख, ओह बाप रे, 2,500, एचडीएफसी मिड कैप में 1,200। और ये सब जो उनका एसआईपी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं 2.5 साल से। अगर आपको नाम लिखने में तकलीफ हुई हो तो बता दीजिएगा, मैं रिपीट नहीं कर। नहीं ठीक है। नहीं नहीं तो अभी तक का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 7 लाख से ऊपर का है, और वैल्यू जो है वो 10 लाख से ऊपर की है। तो उन्होंने पूछा इज इट ओके। अब ये ओके क्यों पूछ रहे हैं आगे देखते हैं। और दूसरा सवाल है कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अभी सुकन्या समृद्धि योजना उन्होंने शुरू किया है अपनी बेटी के लिए, 1.5 साल की बेटी है, टर्म प्लान ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस इज फाइन, उम्र 36 साल है, गोल जो है 2 करोड़ का है रिटायरमेंट पे, और 17 साल में 50 लाख बेटी की पढ़ाई के लिए, 1 करोड़ चाहिए 10 साल में घर खरीदने के लिए, और 50 लाख चाहिए 25th एनिवर्सरी पे वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। अब ये सारी इन्वेस्टमेंट और ये सारा गोल, गोल बहुत प्यारा है आखिरी वाला। बताइए कि ये हाँ बिल्कुल। इनका गोल पूरा होगा या नहीं प्राप्त जी। अभी इनकी एनिवर्सरी मुझे लग रहा है दूर है, तो भी इनने काफी पहले से प्लानिंग की। हम लोग की तो 5-6 साल दूर है, तो भी कुछ नहीं सोचा है। ओके, तो सबसे पहले गोल्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पे घर का एक इतने गोल जो बोला है, जी। अगर 1 करोड़ चाहिए हम्म इनको 10 साल में, तो या तकरीबन, अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे, जब हम्म भी कोई गोल्स बताता है तो दो सिनारियोज हो जाते हैं कि अगर विदाउट इन्फ्लेशन जो उनने अमाउंट बोला है उसी को लेके चले, और एक हो जाता है अगर हम इन्फ्लेशन उसमें जोड़े। हम्म हम पहले विदाउट इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन कुछ नहीं है और 1 करोड़ चाहिए 10 साल में, तो इनको करीबन 45,000 पर मंथ की एसआईपी डालने की जरूरत है। हम्म अगर बिना इन्फ्लेशन के 2 करोड़ रिटायरमेंट के लिए चाहिए, उसके लिए करीबन 14,000 रुपए सेव करने की जरूरत है। हम्म ट्रैवल अगर 50 लाख की चाहिए, अभी मेरे ख्याल से इनका टाइम है, इसलिए इनको सिर्फ करीबन 7-8 साल 7-8 हजार की एसआईपी करने की जरूरत है अपने ट्रैवल गोल के लिए। हम्म और एजुकेशन का जो 50 लाख का गोल है उसके लिए करीबन 8,500-9,000 की एसआईपी करने की जरूरत है। दिस इज विदाउट इन्फ्लेशन। पर हम्म अगर आज हम देखें ट्रैवल, अगर ये वर्ल्ड टूर पे जाएंगे तो आज की तारीख में, आज से 2-3 साल में 50 लाख एक्चुअली में ऑलमोस्ट लग जाएगा। तो आइडियली इनको अपना गोल इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना चाहिए। तो हम्म तब उनकी कीमत करीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में बाप हो रे। जाएगी सेम ट्रिप की। तो हम्म उनका एसआईपी अमाउंट भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही स्वाति, अगर हम ये देखें कि रिटायरमेंट जो आज इनने सोचा है 2 करोड़ काफी है, आज से 24 साल बाद बिल्कुल ही काफी नहीं होंगे। उसको अगर हम 6% इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट करते हैं
तो इनको 8 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। और हम्म। ये मैं एक 5% विड्रॉल रेट के हिसाब से बात कर रही हूँ, बिकॉज जो भी हम विड्रॉ करेंगे उस पर भी टैक्स दे रहे होंगे। तो राइट। करीबन इनकी एसआईपी अमाउंट 57,000 की चली जाएगी। तो अम, मुझे लगता है कि विदाउट इन्फ्लेशन तो प्रोबेबली पॉसिबल है इस टाइम पे, अगर हम मोटा मोटा इनके चारों गोल्स को लेके चलें। बट हम्म। जैसे ही हम इन्फ्लेशन फैक्टर इन करते हैं, डिमांड काफी बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चेतन जी को अपने गोल्स को, कि कौन हम्म। सी उनकी प्रायोरिटी के हैं, किनको वो पहले चाहते हैं कि उसके लिए सेव करें। और मेरे ख्याल से दूसरी ये चीज कि कई बार एकदम से बहुत बड़ा फिगर देख के इंटिमिडेटिंग होता है। स्टेप अप एसआईपी का मुझे लगता है यहाँ पे सहारा ध्यान ले। देना दैट इज ज्यादा। अ वेरी गुड बेस, स्पेशली जहाँ पे गोल्स 15-20 साल 24 साल दूर है। वहां हम्म। पे स्टेप अप एसआईपी बहुत हेल्प कर सकती है। हम्म। और इनका जो पोर्टफोलियो है स्वाति, मेरे ख्याल से करीबन 20-21 हजार की इनकी एसआईपी है, इफ आई एम नॉट चार, छः, रॉन्ग। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो मुझे दिख रहा है। बाकी 17-18 हजार की दिख रही है मुझे इनकी एसआईपी फिलहाल। तो भी जितनी स्कीम्स हैं वो थोड़ी ज्यादा है फॉर द अमाउंट ही इज पुटिंग। हम्म। अगर अपने इसी उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंडेंस कर सकते हैं। मिड कैप में इनके पास दो हैं, एक ही में कंसोलिडेट कर लें। कोटक भी बहुत अच्छा है, एचडीएफसी भी बहुत अच्छा है। तो हम्म। एक फंड को कंटिन्यू कर लें यहाँ पे। कोटक में ऑलरेडी ज्यादा डाल रहे हैं तो प्रॉब्ली कोटक को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ऑलरेडी इनको फ्लेक्सी कैप का एक दे ही रहा है एलोकेशन, तो शायद हम्म। यहाँ पे कोटक को एग्जिट कर सकते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप को, उसकी फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। उसके अलावा जो एसबीआई का ब्लू चिप है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज टैक्स सेवर्स के थ्रू इनको ऑलरेडी काफी सारा लार्ज लार्ज कैप कैप का एक्सपोजर एक्सपोजर मिल मिल रहा है। रहा है। तो कम से कम 3 स्कीम तो मुझे लगता है सीधे सीधे ही कम कर दें, एंड देन मे बी आफ्टर सम टाइम एक बार वापस ये रिव्यू करवा सकते हैं हम्म। अपने पोर्टफोलियो को। चलिए, तो चेतन जी प्लीज एक बार ना अपना जो गोल है उसको रिव्यू कीजिए। पहले आपको दोनों सिनेरियो में प्रॉब्ली ने बता दिया है कि कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी, और उसके हिसाब से आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगला सवाल अनिकेत पाटिल जी का लेते हैं। इनकी उम्र 32 साल। गोल है इनका घर खरीदने का। गुड। टाइम है 10 से 13 साल। अमाउंट जो ये देख रहे हैं वो है 35 लाख का। मंथली एसआईपी 20 हजार की चल रही है। क्वेश्चन इनका ये है कि ये एनपीएस टियर 2 में 20 हजार पर मंथ निवेश कर रहे हैं। अब सवा और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रखा है सेवेंटी तो परसेंट एसआईपी एनपीएस में ही चल रही है? जी 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 जी। एसआईपी एनपीएस में ही चल रही हाँ है, जी, राइट? ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है टियर 2 में, उन्होंने 70% इक्विटी, 20% डेट एंड 10% अदर। ये सवाल ना अमूमन हमने कई दफा देखा है कि वो जाना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में जाएं या फिर एनपीएस टियर 2 में, और जिनका ऑलरेडी एनपीएस अकाउंट है। तो क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे कॉस्ट जो है वो काफी कम है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कॉस्ट पे हम लोग काफी एम्फेसिस रखते हैं जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल होता है। तो स्वाति, सबसे पहले तो एक जनरल टेक मैं दूंगी कि हम इतनी सारी चीजें अपनी हर रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल नहीं बॉदर करते हैं कि हमारा क्या, बीच में हम जब जोमेटो से मंगवाते हैं हम एक्सपेंस को नहीं देख रहे हैं, हमने डिलीवरी क्या दी। हम कार मैन्युफैक्चरर से भी डायरेक्टली जाके नहीं गाड़ी लेते, हम शोरूम से ही उठाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो मुझे हम्म। लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कॉस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बट इट कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। हम्म। आप अगर म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या एक्सपेंस रेशियोज हैं। आप अकॉर्डिंगली बेटर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो आपकी एक्सपेंसेस को कम करता है। हम्म। बट आई थिंक कि सिर्फ उसी चीज के ऊपर आप ध्यान दें वो बहुत सही चीज नहीं है। बिकॉज अगर आपका गलत डिसीजन हुआ तो जितना आप यहाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दूसरे रूप से कभी वो आपका पैसा निकल सकता है। राइट। अगर हम एनपीएस की बात करें, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एक दो छोटे जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम 100% इक्विटी में नहीं जा सकते। हम्म। जैसे आपका एक सीलिंग सी आ जाती है कि आपको आपका जैसे इनका 70% इक्विटी से ऊपर शायद ये नहीं जा पाएंगे, इनका जो ऑलरेडी चोजन वो है। हम्म। और कई जगह एज के साथ साथ इक्विटी का कंपोनेंट कम भी होता चला जाता है।
डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन सा प्लान उठाया है। अगर हम एनपीएस की बात करें और इस तरीके के कॉम्पोजिशन की, तो हम मान के चल सकते हैं कि किनको करीबन 9% के अराउंड रिटर्न मिलना चाहिए वहां पे। हम्म और अगर इनको 9% के करीब रिटर्न मिला तो इनकी जो आज की 35 लाख की रिक्वायरमेंट, अगर हम इसको इन्फ्लेशन से ले लें तो करीबन ये 62 लैक्स बन जाएगी 10 साल में। और वही रिक्वायरमेंट 6% के इन्फ्लेशन पे करीबन 75 लैक्स बन जाएगी 13 साल में। क्योंकि आज ये शायद घर की डाउन पेमेंट के लिए 35 लाख चाहते होंगे, 10 से 13 साल में वो डिफरेंट हो जाएगा। हम्म 9% के रिटर्न पे इनको एनपीएस में करीबन 32,000 डालने की जरूरत है 10 साल के हिसाब से, ओके और 25,000 डालने की जरूरत है 13 साल के हिसाब से। हम्म अगर ये एक बहुत लो कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट पे एम्फोसिस है, अगर लो कॉस्ट सिंपल इंडेक्स फंड भी उठा लें, हम्म और हम निफ्टी 50 का बेसिक एक इंडेक्स फंड उठा लें जहां पे आपकी 10, 15, 20 पैसे की कॉस्ट होती है, तो और 11% का भी अगर रिटर्न मिल जाए, तो इनको जो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है वो फर्स्ट केस में 28,000 पे कम हो जाती है। यानी कि राइट 32 से इनको 28 ये काम चला सकते हैं 28,000 की इन्वेस्टमेंट करके। और अगर 13 साल का होराइजन है तो 25,000 की जगह सिर्फ 21,000 की इन्वेस्टमेंट से अपना चला सकते हैं। आ सकते हैं और दूसरा जो मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर अपनी चॉइस से ये म्यूचुअल फंड्स में ले सकते हैं। एनपीएस में इनके पास कंट्रोल नहीं होगा ऑन हाउ दैट मनी इज एलोकेटेड। इसका जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि फैक्ट शीट हर महीने फंड हाउसेस निकालते हैं सारे फंड्स की, आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के स्टॉक्स में क्या है एक्सपोजर उनका। एनपीएस में भी ऐसा होता है टीयर 2 में कि या फिर किसी भी एनपीएस टीयर 1 में भी, कि आपको पोर्टफोलियो देखने का कोई जरिया है, चेक कर सकते हैं आप उसे? फंड मैनेजर्स तो डेफिनेटली स्वाति हम चूज कर सकते हैं कि हम किसके साथ लगाना चाहते हैं, बट आई हैवंट कम अक्रॉस अ फैक्ट शीट येट। मैंने नहीं ओके देखी है खुद, पर हाँ हमें कॉम्पोजिशन पता चल जाती है और हमें रिटर्न्स डेफिनेटली वहां मिल जाते हैं वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें। तो ये जो 9% का रिटर्न है, ये मैं थोड़े से हिस्टोरिकल रिटर्न्स के रिटर्न के हिसाब से। बेसिस पे ही ये जी बता रही ओके, आपने कहा इंडेक्स फंड के बारे में, राइट, कि अगर वो बेहतर ऑप्शन रहेगा अगर कॉस्ट को लेकर बहुत ज्यादा वो है, तो यहाँ पर एक अगला सवाल जो है वो इंडेक्स फंड से ही ऊपर है, इनफैक्ट पैसिव इन्वेस्टिंग के ऊपर है। हूँ जी। लार्ज कैप को लेकर ही जानना चाहते हैं विक्रम जी कि ईटीएफ लाइक निप्पॉन निफ्टी 50 बीज और इंडेक्स फंड यूटीआई निफ्टी 50, दोनों में से आप क्या रेकमेंड करेंगे 15 साल के टाइम होराइजन के लिए? पहला सवाल है इनका। निफ्टी नेक्स्ट 50 पर व्यूज क्या है आपके? और व्हाट वुड यू रेकमेंड गिवन इंडेक्स फंड्स हैव हाई ट्रैकिंग एरर कंपेयर टू निफ्टी ईटीएफ? इनफैक्ट हम अगला जो वीडियो करने वाले हैं ना, जो हम वीकली एक अपलोड करते हैं, वो इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ के ऊपर ही है, जहां पर हमने एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की है कि भाई किनको ईटीएफ में जाना चाहिए और किनको इंडेक्स फंड में। लेकिन क्विकली यहाँ पर आपकी राय इन दोनों जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसके ऊपर। सबसे पहले तो स्वाति की लार्ज कैप एक्सपोजर लेने के लिए हम जितना यूनिवर्स कवर कर सके उतना अच्छा है। सो निफ्टी 50 आई प्रेफर ओवर हम्म जो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है। इंडेक्स फंड ले ले, मुझे लगता है उसमें कन्वीनियंस होती है एसआईपी की, सबसे हम्म बड़ी जो चीज है। हम्म क्योंकि ईटीएफ्स में भी आपको डीमैट करने की जरूरत है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो डेफिनेटली कम होता है, बट आपको कहीं ना कहीं आप डीमैट भी मेंटेन करेंगे तो कुछ वहां मुझे पे भी आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन करके जाएगी। बताएं प्रॉब्लम प्लीज, अगर आप कर सकती हैं कभी, आज नहीं फिर कभी, कि जो भी ये कहते हैं ईटीएफ में जाने का कि वहां पे आपको अगेन एक्सपेंस रेशियो कम होता है कंपेयर टू इवन इंडेक्स फंड, कि भाई पूरा चार्जेस मिला के, डीमैट अकाउंट चार्जेस या फिर ब्रोकरेज वगैरह मिला के, क्या वाकई एक्सपेंस रेशियो में बहुत फर्क पड़ता है? मुझे एक्चुअल वो कैलकुलेशन कोई करके दे दे तो मैं दिखा दूं अपने सब्सक्राइबर्स को। एब्सोल्युटली, बट ब्रोकरेजेस हर प्लेटफॉर्म की अलग होती है स्वाति, हम्म ये भी प्रॉब्लम है कि आप हम्म कौन सा प्लेटफॉर्म उठा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। मुझे फॉर द शेयर फैक्टर ऑफ कन्वीनियंस, मुझे हम्म लगता है कि मैं एसआईपी करना चाहती हूँ तो मैं इंडेक्स फंड उठा लूंगी अपना भी। या मैं बहुत ज्यादा नहीं बॉदर करूंगी कि मुझे जाके, अनलेस एंड अनटिल आप मतलब आप शेयर्स में जाते ही हैं, आप अक्सर अपना डीमैट खोलते हैं एंड आप उस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर चाहता है कि रेगुलर बेसिस पे करे, एंड वो हमें इंडेक्स फंड्स बहुत बेनिफिट देते हैं। इसलिए आप देखेंगे जितने लोग ईटीएफ्स लॉन्च करते हैं, जितने फंड हाउसेस थोड़े दिनों बाद एक उसका फंड ऑफ फंड निकाल देते हैं फॉर द करेक्ट। कन्वीनियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट।
सो मुझे लगता है अगेन 10-15 पैसे के पीछे बहुत ज्यादा आप ना बॉदर करें. हम्म राइट चॉइस ऑफ फंड इज मोर इम्पोर्टेंट. हम्म सो आई गो विद यूटीआई निफ्टी 50 का बाय द वे काफी कम है एक्सपेंस रेशियो. सो इट्स अ वेरी ओल्ड, बहुत पुराना फंड है. हम्म निफ्टी नेक्स्ट 50 एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, क्योंकि हम्म जो मिड कैप से निकल के आते हैं वो यहाँ पे आते हैं. नए और नए अभी लार्ज यहाँ कैप। से बिल्कुल, और अभी यहाँ से बढ़ के लार्ज कैप्स, मतलब जो टॉप 50 है वहां हाँ नहीं पहुंचे होते हैं. हाँ बट थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है. हम्म सो कई बार इट इज ऑल्सो अ पार्किंग स्पेस हाँ फॉर अ गुड फंड टू स्टॉप गैप अरेंजमेंट की. थोड़े दिन हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में फिर हम आगे चले. सो थोड़ी हम्म सी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है. सो बिटवीन द टू डेफिनेटली गो विद निफ्टी 50. एंड हम्म आई थिंक देन मिड कैप इंडेक्स इज अगेन द नेक्स्ट स्पेस जहाँ पे लगाना चाहिए. हम्म वहां पे भी हमें मिड कैप्स के टॉप कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है थ्रू इंडेक्सिंग. एंड आई थिंक अ गुड वे एंड अ लो कॉस्ट वे कि आप एक्सपोजर ले सके उस हम्म सेगमेंट को. तो आपका मेजोरिटी जो स्टॉक मार्केट है इंडियन मार्केट कैप आपका कवर हो जाता है इन दो फंड्स के थ्रू, एक निफ्टी 50 इंडेक्स और एक निफ्टी 150 इंडेक्स के थ्रू. ओके, अगला सो सवाल शालिनी जी का लेते हैं। इन्होंने भेजा है सवाल अपना और पूछ रही हैं कि 1 साल के लिए 1 लाख रुपए लगाने हैं, बेहतर रिटर्न के लिए ऑप्शन क्या है, और आई गो फॉर मॉडरेट टू हाई रिस्क। छोटा वक्त है 1 साल, 1 लाख, डेट फंड ही हम अगर रेकमेंड अगर कोई करेगा तो आई थिंक वही कैटेगरी होगी प्रॉब्लम। बिल्कुल 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 स्वाति, बिकॉज अगर पैसे की जरूरत है 1 साल बाद तो हम रिस्क नहीं ले नहीं। सकते. सिंपल रूल ये है. अगर आपको लगता है कि अगले कुछ हफ्ते 10 दिन में एकदम से कुछ गिरावट आई स्टॉक मार्केट्स में और आप आप वो अपॉर्चुनिटी उठाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हैं उतना ज्यादा, तो हम्म शायद ये वो चांस ले सकती है. अगर इनका जो गोल है, जो भी इनको रिक्वायरमेंट है, वो पोस्टपोन हो सकती है, तो हम्म हम वो रिस्क उठा सकते हैं. या इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव फंड पड़ा है कि चलिए अगर ये फंस भी गया तो कोई बात नहीं, मैं वहां से यूज कर लूंगी. पर हम्म अगर ऐसा नहीं है, देन आई थिंक 1 साल का पीरियड बहुत ज्यादा कम है फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी. हम्म सो डेफिनेटली अ डेट फंड. और डेट में भी कौन सी कैटेगरी? डेट में मुझे लगता है दो तरीके से जा सकते हैं. या तो ड्यूरेशन वाइज, जैसे हम लो ड्यूरेशन फंड्स देख लें जो 6 महीने से 1 साल की मेच्योरिटी के होते हैं, हम्म दोज विल बी गुड और वाईटीएम्स अच्छे हैं. या फिर कोई ऐसा फंड देख लें जिसका जैसे रोलिंग डाउन स्ट्रैटेजी पे चलता है और उसका जो बचा हुआ पीरियड है उसकी मेच्योरिटी तक का, वो करीबन साल भर का रह गया है. ओके। और अभी यील्ड्स अच्छी हैं स्वाति, और अगर इन्फ्लेशन घटी रही और टमाटर सस्ते हो गए तो होपफुली आरबीआई विल कट डाउन द इंटरेस्ट रेट्स. सो हम्म तब बेनिफिट होगा हमारे डेट फंड्स को. आज मैं अपने सब्जी वाले के पास गई थी सुबह। उन्होंने मुझे 1 महीने पहले कहा था कि मैम मैं 1 महीने में जो टमाटर का रेट है वो प्याज का हो जाएगा, जो प्याज का रेट है वो टमाटर का हो जाएगा। उस ओके. वक्त प्याज 25 से 26 रुपए किलो चल रहा था। मैंने कहा भैया ये बता दो मुझे किसके रेट कम हुए हैं, मुझे तो किसी के रेट कहीं कोई। हम भी होर्डिंग करके बाय करके वी कैन मेक सम प्रॉफिट देयर. अरे अभी भी कल परसों मुझे कहीं निकलना है, तो हम जब जाते हैं ऐसे आसपास कहीं ट्रैवल के लिए ना, तो वो दिखता है रास्ते में कि 100 रुपए का 4 किलो प्याज या इस तरीके का। मेरा हमेशा होता है उठाओ और गाड़ी डिक्की में भर लो, होर्डिंग हम ही करेंगे तुमको। जल्दी में पता चला प्याज भी बेचना। टमेटोज की तो फायदेमंद होगी डेफिनेटली इस टाइम या पे. या चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल अशोक कोपारकर जी का है। 5 लाख रुपए निवेश करके एसडब्ल्यूपी कितना होना चाहिए, और लमसम निवेश के लिए कौन से फंड में पैसे डालें? यहाँ पर दो सवाल है। एक तो मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े हैं कि बेस्ट फंड्स फॉर एसडब्ल्यूपी। ओके, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है कि एक्चुअली एसडब्ल्यूपी के लिए अलग से कोई बेस्ट फंड होता है क्या? कैटेगरी हमें समझ में आती है कि इस कैटेगरी में जाना चाहिए आइडियली, लेकिन और दूसरा चीज ये कि कैसे इंश्योर करें कि आप जो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, कि आपका कॉर्पस है वो बहुत जल्दी खत्म ना हो जाए। उसके लिए कोई डिप्लीट ना रूल हो जाए. होता है राइट, सम सर्टेन परसेंटेज विड्रॉल रूल काइंड ऑफ थिंग। एब्सोल्युटली स्वाति, सी एसडब्ल्यूपी के लिए यूजुअली हमें पता है कि अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इवेंचुअली उनका एम है कि 2 साल 4 साल बाद वो पैसे निकालना शुरू करेंगे,
तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हमारे पास थोड़ा डेट और इक्विटी का मिक्स हो जाए, एक थोड़ी सी मिक्स सॉर्ट ऑफ अ कैटेगरी, सो दैट जो डिप्स हैं उस फंड में वो कंपैरेटिवली कम हो। दैट इज द ओनली राइट, इसमें जो एक हम लॉजिक लगाते हैं। मुझे लगता है जो भी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनके पास इस टाइप का एक फंड क्रिएट उनको करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम रिटायरमेंट तक बिल्कुल प्योर इक्विटी में लगाएं, हमारे पास एक भी ऐसा फंड ना हो, फिर हम सब कुछ बेचें और उठा के एक फंड में लगाएं और सीधा निकालना शुरू करें। बहुत अच्छा है अगर आपका 5-7 साल जब रिटायरमेंट अवे है तो आप ऑलरेडी एक बैलेंस्ड एडवांटेज या मल्टी एसेट कैटेगरी में आप क्या निवेश आप करना शुरू करें, जैसे आपका ईयरली बोनस मिलता है, अगर आपका एक कॉर्पस वहां क्रिएट हो जाए तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एट रिटायरमेंट आपको उससे निकलना नहीं है, तो आपको कोई टैक्सेस नहीं देने, और आप डायरेक्टली उससे एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं जहां पे ऑलरेडी थोड़ी ग्रोथ आ चुकी है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि इस टाइप का एक फंड हमें अगर आप कैटेगरीज इनको देखोगे तो वैसे तो 14% तक के भी रिटर्न मिलते हैं, पर हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से चलते हैं कि हम कुछ 9-10% लेट से हम इस टाइप की कैटेगरी से कमा रहे हैं, बीच में डिप्स भी होंगी। तो मुझे लगता है अपना विड्रॉल रेट हम 4 से 6% के बीच में सीमित कर दें तो हमारा ग्रोथ भी होता रहेगा एंड वी आर स्टिल गेटिंग समथिंग। अब जो 5 लाख का अमाउंट है स्वाति, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम 7% का भी आप थ्रू फिक्स डिपॉजिट हम रिटर्न देख लें या थ्रू एसडब्ल्यूपी देख लें तो कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं निकल के आ पाएगी बेसिकली। सो या तो इसको आज लगाया जाए, इसको थोड़ा ग्रो होने दिया जाए एंड देन इसमें क्यूमुलेटिवली वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते रहे, और तो कुछ सब्सटैंशियल उनको मंथली इनकम उसके बाद उससे मिल सकती। ओके, एट दिस स्टेज तो मतलब 3-4 हजार से ज्यादा की कुछ इसमें इनकम निकलेगी नहीं बेसिकली। ओके। और अगर ये डाले, अगर मान लीजिए कि इनको डालना ही है, अगर एसडब्ल्यूपी करनी ही है, तो कोई नाम आप रेकमेंड करना चाहेंगी ट्रैवलिंग? आई थिंक ऐसे में थोड़े से ट्राइड एंड टेस्टेड फंड्स के साथ चल सकते हैं, कुछ क्रेडिबल फंड हाउसेस के साथ। तो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी में आई थिंक एसबीआई को देख सकते हैं, आईसीआईसीआई को देख सकते हैं। मल्टी एसेट में टाटा हैज डन वेल, अगेन इनका आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई का। और इसके अलावा मेरे ख्याल से अगेन एसबीआई आता है, कोटक इज अ गुड फंड हाउस, तो डीएसपी ठीक है। तो इस टाइप के कुछ जिनका थोड़ा रिकॉर्ड है, तो थोड़ा सा ड्यूरिंग द डाउन टर्न्स ऑल्सो थोड़ा समझ सकते हैं कि फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बस यहाँ पे अभी क्योंकि मल्टी एसेट जो एक कैटेगरी है स्वाति, वहां पे एक टच अपॉन करना चाहूंगी कि कुछ फंड्स थ्रू डेट एलोकेशन है, कुछ फंड्स थ्रू इक्विटी है। एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट अगर कोई भी जो हायर स्लैब में हो उसको तब ज्यादा फायदा होगा अगर वो इक्विटी टैक्सेशन वाला मल्टी एसेट उठाएंगे। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल नितिन जी का है। पोर्टफोलियो रिव्यू भी करना और एक साथ में क्वेश्चन है। 20,000 की एसआईपी चल रही है पिछले 2 साल से। मैं फंड के नाम आपको बताती हूँ क्विकली। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। और जानना ये चाहते हैं कि 20,000 की जो एसआईपी है उसको अब 40,000 करना है। और यहीं पर आती है उलझन कि सब में बराबर रकम बढ़ा दी जाए या फिर कैसे तय करें कि किस फंड में कितना बढ़ाना है। क्या ये तय होता है आपके टाइम होराइजन या गोल से जुड़ा हुआ फैसला होगा, या फिर कैसे तय करेंगे कि किस में कितना बढ़ाए? ज्यादातर टेंडेंसी होती है जो फंड्स अच्छा कर रहे होते हैं हम उसी उनमें में डाल बढ़ा दो। देते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन टेंडेंसी, यस। बट सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मिसिंग कैटेगरीज देखने की जरूरत है स्वाति। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज मिड हो गया, हमारे पास एक कॉन्ट्रा फंड आ गया, एक हाइब्रिड एग्रेसिव हो गया, एक लार्ज कैप थ्रू निफ्टी है, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट 50 के थ्रू भी हमारे पास लार्ज कैप है। तो अगेन हमारा पूरा पोर्टफोलियो टुवर्ड्स लार्ज कैप है, क्योंकि आईसीआईसीआई का इक्विटी डेट भी जितना इक्विटी कंपोनेंट रखता है लार्ज कैप में रखता है। पराग पारिक इज आल्सो हेवीली टिल्टेड अबाउट 75% इन लार्ज कैप्स। स्मॉल कैप मिसिंग है, मिड कैप्स सिर्फ इनको एक्सेस ग्रोथ और थोड़ा कॉन्ट्रा के थ्रू मिल रहा है, कॉन्ट्रा में भी थोड़ा मिड कैप्स है। तो दो सलाह मैं यहाँ पे दूंगी। एक तो मुझे लगता है नेक्स्ट 50 के जो 2,000 है वो निफ्टी 50 में ही 4,000 कर ले। तो पहले तो उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले, सो दैट अगर हम
कोई स्कीम और जोड़ना चाहते हैं तो हम एग्जिस्टिंग स्कीम्स को थोड़ा सा वो कर दें। हम्म। और उसके साथ मेरे ख्याल से एक मिड कैप को डेफिनेटली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिड कैप में डिसीजन में बिल्कुल अगर प्रॉब्लम हो रही है तो निफ्टी 150 इंडेक्स फंड को उठा लो। ओके। तो एक 5-7 thousand का वहां पे इन्वेस्टमेंट हो गया, निफ्टी 50 4,000 हो गया, और उसमें 2-3 हजार बढ़ा लें थोड़ा। तो दो फंड से हमारा कोर बन गया। अलॉन्ग विद दैट कॉन्ट्रा इज अ गुड फंड, एक्सेस ग्रोथ ठीक है। तो इन्हीं फंड्स में बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्योंकि इनका एक हाइब्रिड एग्रेसिव भी है, तो मुझे पता नहीं इनका होराइजन क्या है। अगर होराइजन लंबा है तो हमारे पास एक स्मॉल कैप का भी यहाँ पे स्कोप स्कोप है, है। क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में है नहीं। बट अगेन फिर एक और को प्रॉब्ली एग्जिट करेंगे, या तो आईसीआईसी इक्विटी डेट, अगर लंबे समय का निवेश है तो हमें जरूरत नहीं है उसकी। हम्म। आईसीआईसीआई का ही स्मॉल कैप चाहे उठा लें। ओके, ऑलराइट। एक और सवाल लेते हैं और फिर खत्म करते हैं आज का ये लाइव सेशन। कहाँ गया सवाल, सवाल सवाल सवाल, ये रहा। सपना कुमारी जी का सवाल है, आसाम से। सिंगल मदर है, रेलवे में काम करती है, उम्र है 35 साल, सैलरी है 34,000, 13,000 पर्सनल लोन है इसको। लोन लेकर इन्होंने एक प्लॉट खरीदा है। ये मैंने पैटर्न देखा था बहुत ज्यादा हैदराबाद में, जब हम कुछ लोगों को एड्रेस कर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको गुड डेट और बैड डेट में फर्क समझ में आता है क्या, तो सबने, बहुत लोगों ने बताया कि हमने लोन लिया हुआ है। तो आई वाज क्यूरियस टू नो कि किस लिए लोन लिया है। इतना लोगों ने पर्सनल लोन, और मैक्सिमम जनता पर्सनल लोन लेकर जमीन खरीदती है वहां पर, एटलीस्ट मुझे ये देखा। गॉड। तो ये जब सवाल पढ़ रही हूँ तो मुझे वही बात ख्याल में आ रही है। 4 साल का लड़का है इनका, बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, घर बनाना है, रिटायरमेंट प्लान करना है। लोन 4 साल अभी और बाकी है, मतलब 13,000 अभी और जाएगा 4 साल तक। बच्चे को एजुकेशन अलाउंस मिलेगा नेक्स्ट ईयर से, आई थिंक 27,000 रुपए, 10+2 तक की पढ़ाई के लिए। इस अमाउंट को कैसे यूज करें ये जानना चाहती हैं। और या वो ईयरली है 27,000, मंथली जी नहीं। नहीं। ओके, हाँ सो हाँ, नहीं, मेरे हस्बैंड तो डायरेक्शन चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस है तो आई नो। सो उनको थोड़ा डायरेक्शन चाहिए एजुकेशन कैसे अलाउंस। इनिशिएट करें अपने इस सफर पर। अगेन ये स्वाति 13,000 काफी सब्सटैंशियल अमाउंट जा रहा है उनका हम्म। पर्सनल लोन का प्लॉट के लिए। अब प्लॉट पे ही घर बनाना चाहते हैं प्रोबेबली। थोड़ा सा आइडिया मैं देती हूँ कि अगर आज की तारीख में उनका 21,000 का एक्सपेंस, अगर हम मान के चलें कि बचे हुए सारे पैसे, लेट से 20,000 का उनका एक्सपेंस है, तो भी उनको रिटायरमेंट तक करीबन 2.5 करोड़ की जरूरत होगी। हम्म। और जिसके लिए अब से उनको करीबन 15-16 हजार की एसआईपी की करने जो की मुमकिन जरूरत नहीं है है। अभी तो। तो एक माइंड में रखें, पर गवर्नमेंट सर्विस में है तो कुछ थोड़ा सा मैंडेटरी प्रोबेबली उनका कट रहा होगा। सो द ओनली गुड थिंग इज कि इनके पास जॉब सिक्योरिटी है और अभी एज बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म। सेकंड, जो इनका बच्चे का है, आई थिंक उसको हमें प्रायोरिटाइज करना है। अगर आज मान लें कि 4 साल की कोई एजुकेशन की 2-2.5 लाख का तो भी खर्चा साल का आएगा। एक 10 लाख का अगर हम अमाउंट ले लें, 8% का एजुकेशन इन्फ्लेशन पे चले तो करीबन 30 लाख बन जाएगा वो, बाय द टाइम द चाइल्ड विल गो टू कॉलेज। पर हम्म। उसके लिए क्योंकि अभी 14 साल है, 4 साल का ही बेटा है, तो 5,000 की एसआईपी से काम चल जाएगा। पर 5,000 जाहिर है जो इनको साल भर का एजुकेशन अलाउंस मिलना है उससे काफी ज्यादा है, बिकॉज ये तो 60,000 बन जाएगा साल भर का। तो अब इनको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से स्वाति की अगर हाउस गोल है, अब कितने का, ये क्या प्लॉट पे ही घर बनाना चाहती हैं या कल को अपना प्लॉट बेच के फिर एक क्लैरिटी नहीं है अपार्टमेंट लेना सवाल। चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट मेरे ख्याल से इस स्टेज पे दो चीजों को इग्नोर ना करें, एक अपने बेटे की एजुकेशन और अपनी रिटायरमेंट को। घर अभी सरकारी नौकरी में है तो क्वार्टर्स इनको मिलते रहेंगे, हम्म। और थोड़ा समय के बाद इनका पर्सनल लोन उतर जाए, हम्म। एंड देन आई थिंक उनको वो उस तरफ 13,000 जो सोचना बचेंगे, चाहिए। 13,000 जा रही है शायद इनकी ईएमआई, राइट? 13,000। जी हाँ, 13। 13,000 उसको फिर अगर ये हाँ डाइवर्ट कर दे इस साइड में इन्वेस्टमेंट में, तो आई जी। गेस जो गोल्स हाँ है वो पूरे करने में आसानी होगी उनको थोड़ी। बट थोड़ा सा क्योंकि अभी सैलरी कम है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, थोड़ा डीए आएगा, कुछ ना कुछ बढ़त होती रहती है, तो हर इंक्रीमेंटल सैलरी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहे। और एक बफर जरूर रख ले अपने पास 2-4 लाख का, जो कभी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट
पढ़ने पर इनका यूज हो जाए, बिकॉज शी इज अ सिंगल सिंगल मदर। मदर। राइट, ठीक है। एक सवाल और लेना था, वो हमारे जीमेल पे आया था, लेकिन उस सवाल में मुझे लग रहा है बहुत सारे मिसिंग पॉइंट है। मैंने उनको पूछा है कि भैया जरा ये भी बता दे तो आसानी होगी, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच प्रावलीन, वक्त निकालने के लिए, और आपसे बात करके हमेशा बड़ा मजा आता है हमें। Likewise, Swati. Thanks so much for inviting me. Thank चलो, you. टेक केयर, बाय बाय। और इसके साथ ही आज के इस बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में इतना ही। हमारा नया ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आस्क ASK। आज मैंने वो तस्वीर निकाल के नहीं रखी कि आपको दिखा सकूं, तो ASK ask@bewealthy.co.in। आई रिपीट, ASK ask@bewealthy.co.in। इस पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं, फीडबैक भी भेज सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा वापस से देखने के लिए। जरूर देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी आपको। और याद रखिए, बहुत जल्दी हम आ रहे हैं नए वीडियो के साथ, जहां पर ETF और इंडेक्स फंड दोनों में क्या बेहतर है, उसमें या किसके लिए क्या बेहतर है। लेट्स नॉट कंपेयर दीज टू प्रोडक्ट्स, कौन सा किसके लिए बेहतर है इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।